नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो दास्तान चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन कहानियों और उपन्यासों का सार सरल और दिलचस्प अंदाज में सुनाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जो प्रेम, त्याग और भावनाओं की गहराई को छूती है। तो आइए इस खूबसूरत दास्तान को सुनना शुरू करते हैं। गांव के बिल्कुल बीचों बीच प्रतीक का घर था। जब भी कोई दूर के रिश्तेदार आते, कितना बड़ा हो गया है, कहते। ये उनके सबसे पसंदीदा वाक्यों में से एक था। पर प्रतीक को इन सबसे चिढ़ थी, क्योंकि कहने तक तो ठीक था, लेकिन वे उसके गालों को भी प्यार से खींचते हुए कहते थे। उसकी मां उनसे हमेशा सवाल करती, आपको घर ढूंढने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? और वे बड़े प्यार से कहते, नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जबकि वे अंदर ही अंदर उन्हें ताने देकर कह रहे होते, इन्हें अपना घर कहीं और बनाने की जगह नहीं मिली थी क्या? प्रतीक के गांव में उसके बहुत सारे दोस्त थे। उनकी एक बड़ी टोली भी थी, जो रोज अपने एक अड्डे पर नजर आते, जो कि इमली का एक बहुत बड़ा पेड़ था। अब प्रतीक की उम्र बढ़ रही थी और साथ ही साथ अक्ल भी। जब भी उसे पता चलता कि कोई रिश्तेदार आने वाला है, तो वह अपने दोस्तों से मिलने उनके अड्डे पर चला जाता, क्योंकि वह जानता था उसके साथ क्या हो सकता है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। सुबह से शाम तक सूरज की गर्मी इतनी थी कि किसी सूखे पत्तों के ढेर को जलाकर राख कर दे। स्कूल से घर पहुंचते पहुंचते प्रतीक और उसकी टोली का बुरा हाल हो जाता था। पसीने से तरबतर सारे लोग सीधे नदी किनारे डुबकी लगाने चले जाते। एक दिन उनके अध्यापक कक्षा में आए और उन्हें गर्मी की छुट्टियों के बारे में जानकारी देने लगे। इतने से इतने दिन तक आपकी छुट्टी रहेगी। बहुत तेज धूप पड़ने की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और इसी वजह से आपको अपनी छुट्टियों में ज्यादा घूमना फिरना नहीं है। और फिर एक लंबे भाषणबाजी के बाद उन्होंने उन्हें गृह कार्य दिया, जो उन्हें छुट्टियों में करना था, और फिर उन्हें चैन की सांस लेने दी। फिर सीधे घर भेज दिया। घर आते वक्त उसकी टोली बहुत खुश नजर आ रही थी। उसमें से एक लड़का, जिसका नाम अमन था, दिखने में सुंदर और आकर्षक था। उसने कहा, काश अब जाके राहत मिली। सभी लोग खुशी के मारे उछल रहे थे। दोपहर के वक्त उन्होंने अपने उसी अड्डे पर मिलने का निर्णय किया, और फिर सारे लोग खाना खाकर वहां पहुंचे। जब प्रतीक वहां पहुंचा, तो उसने पेड़ के नीचे ही सुमित और रमेश को बैठा पाया। अमन पेड़ पर बने झूले में झूल रहा था, और शिवा इधर उधर टहलते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। वह कह रहा था, माना कि वह हमारी टोली का लीडर है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि वह इतनी देरी करे। कब से उसका इंतजार कर रहे हैं हम सब। उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था और बात बात पर चिढ़ता था। अगर कुछ भी इधर से उधर थोड़ा भी कम या ज्यादा होता, तो उसे गुस्सा आने लगता। इस पर झूल रहे अमन ने कहा, शांत हो जाओ, वह देखो, वह आ भी गया। अच्छी शक्ल और अक्ल दोनों ही अमन में बखूबी थे, लेकिन फिर भी जब टोली के लीडर बनने को उसे कहा गया, तो उसने प्रतीक का नाम लिया। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और दोनों की काफी बनती भी थी। पर कारण यह नहीं था। वह जानता था कि प्रतीक क्या चीज है। जब प्रतीक वहां पहुंचा, तो उसने उन्हें उनकी योजना के बारे में याद दिलाया। इस पर गुस्सा होते हुए शिवा ने कहा, हां हां, अब जल्दी चलो, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है। वे पास के नदी किनारे वाले एक आम के पेड़ से आम तोड़कर अपने अड्डे पर एक छोटी पार्टी करने की सोच रहे थे, जिसे उन्होंने गर्मी की आम लोगों की आम पार्टी का नाम दिया था। सारे लोग तैयार थे, बस वहां पहुंचने की देर थी। जब वे पहुंचे, तो प्रतीक ने उन्हें कहा, मैं पेड़ पर चढ़ता हूं, तुम लोग आसपास नजर रखना, देखना वो ना आ जाए। फिर वह पेड़ पर चढ़ने लगा। नीचे उसके दोस्त पहरा दे रहे थे। जब रमेश की नजर दूर से आते एक आदमी पर पड़ी, तो उसने ऊपर चढ़े प्रतीक को इशारे से छुप जाने को कहा। वे लोग भी आसपास की चट्टानों और पेड़ों के पीछे छुप गए। प्रतीक ने भी अपने आप को पेड़ों की पत्तियों से ढक लिया। वो पास के मकान में काम करने वाला एक बूढ़ा माली था, जो उस पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था। लेकिन असल में वो प्रकृति की संपत्ति थी, और किसी भी व्यक्ति का उस पर कोई निजी अधिकार नहीं था। लेकिन वो बूढ़ा माली बड़ा ही क्रूर था। जब भी प्रतीक और उसके दोस्त उसे समझने की कोशिश करते, तो वो उन्हें ही चार बातें सुनाने लगता। चट्टान के पीछे अमन और शिवा छुपे हुए थे, पेड़ों के पीछे रमेश और सुमित। शिवा का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था।
उसे मन कर रहा था कि वो अभी बाहर निकलकर उस बूढ़े माली की खबर ले। जब गुस्सा बर्दाश्त ना हो सका तो वो निकलने लगा, लेकिन ऐन मौके पर ही अमन ने उसका मुंह बंद कर उसे चट्टान के पीछे से रोक लिया। ऊपर पेड़ों की पत्तियों के बीच छिपा प्रतीक सोच रहा था कि कब ये माली यहां से जाएगा और वो अपना काम पूरा करेगा, लेकिन वो माली था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उसने नदी की ओर अपना ध्यान भटकाने के लिए देखा। दोपहर की धूप में सूर्य की किरणें नदी के पानी पर पड़ रही थीं। नदी के पानी में सूर्य बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। इसी बीच उसकी नजर पत्थर पर एक चमकती हुई चीज पर गई, जो सूर्य की रोशनी से चमक रही थी। इतने में नीचे से उसके दोस्त सुमित ने आवाज लगाकर उसे बताया कि वो माली चला गया है और वो जल्दी से अपना काम पूरा कर ले। कुछ आम तोड़कर प्रतीक नीचे उतरने लगा। नीचे उतरकर उसने आम अमन के हाथ में थमा दिए और नदी में उस चमकती हुई चीज को ढूंढने चला गया। जब अमन ने उसे ऐसा कुछ करते हुए देखा तो उसने हैरान होकर पूछा, क्या हो गया? क्या कोई आम नदी में गिर गया? और फिर वो भी उसके पीछे उसे देखने के लिए चला गया। जब प्रतीक ने उस चमकती चीज को पत्थर से निकालकर देखा तो वो कोई ताबीज जैसी चीज थी, एक बिजली के जैसे आकृति वाला, जो चांदी की लग रही थी। जब उसने निकालकर देखा तो वो बिल्कुल नई लग रही थी। अरे देखो मुझे क्या मिला, प्रतीक ने खुशी से कहा। क्या है, दिखाना जरा, अमन ने उत्सुकता से पूछा। ये मुझे ऊपर पेड़ से दिखा, लगता है किसी का गिर गया होगा। हाँ, लेकिन ये तो बहुत महंगा लग रहा है, गांव में कौन पहनता होगा? नदी से बहती हुई आई होगी, और क्या, शिवा ने चिढ़ते हुए कहा। पर यह इतनी अजीब क्यों है? अमन ने अजीब से स्वर में कहा। जो भी हो, ये मुझे मिली है तो मैं इसे रख लेता हूं। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ये किसी भूत प्रेत ने तुम्हें अपने वश में करने के लिए यहां छोड़ दिया हो, सुमित ने हड़बड़ाते हुए कहा। सभी हंस पड़े। ये तुम क्या कह रहे हो सुमित? ऐसी बातों पर कोई बेवकूफ भी विश्वास न करे। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? रमेश ने उसे समझाने की कोशिश की। वो सब छोड़ो, तुम्हें ये लेना है ले लो, पर अभी हमें अपनी योजना नहीं भूलनी चाहिए। और नहीं तो क्या, चलो भी। शिवा ने अकड़कर सभी की ओर देखा। सभी लोग आम पकड़े अपने अड्डे की ओर चल दिए। प्रतीक ने वो ताबीज अपने गले में पहन ली। खूब सारे आम खाने के बाद उन्होंने बातें करना शुरू किया। अमन ने कहा, अरे तुम लोगों ने पिंकी का वो तोता देखा? क्या बढ़िया है ना, बोलता भी है। अरे हां, मैंने भी देखा है, मुझे भी तोता पालने का बहुत शौक है। प्रदीप ने अपनी आंखें ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कहा। सही में वे होते ही इतने अच्छे हैं। काश मेरे पास भी एक तोता होता। प्रदीप ने सबकी ओर देखकर अपनी इच्छा जाहिर की। और इसी तरह वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से कहीं से एक तोता उड़ता हुआ उनकी ओर आया। वो काफी घायल दिख रहा था। सभी लोग उसे देखकर घबरा गए। फिर उस तोते को कुछ पत्तियों का रस निचोड़कर मरहम पट्टी कर दी। बातें करते हुए शाम हो आई थी और सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। तोते को प्रतीक ही अपने साथ अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने देखा कुछ मेहमान आए हुए थे। उसने जैसे ही उन्हें देखा दीवार के पीछे छिप गया और मन में बड़बड़ाने लगा, काश ये यहां से चले जाएं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। जी ठीक है। और फिर वे चले गए। जब प्रतीक ने दोबारा मुड़कर देखा तो वे वहां नहीं थे और वो बेफिक्र होकर घर के अंदर जाने लगा। तभी उसके पिता ने उसे देख लिया और पूछा, ये तोता कहां से ले आए? वो मुझे ये घायल मिला तो। तुमने ही तो नहीं घायल किया है इसे? उसकी मां ने काम करते हुए ही उससे पूछा। नहीं नहीं, उसने बात बदलते हुए कहा। वैसे कुछ लोग आए थे ना, वे लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? वो बस शादी का कार्ड देने आए थे, दे दिया और चले गए, उसके पिता ने खटिए पे बैठे बैठे ही कहा। हाँ अच्छा, खेलना कूदना बहुत हुआ, अब जाओ और जाकर थोड़ी पढ़ाई कर लो। ठीक है, मैं जाता हूं। और इतना कहकर वो घर के अंदर चला गया। उसने तोते को जमीन पर रखा और पढ़ने बैठ गया। वो ताबीज अभी भी उसके गले में ही थी। अगले दिन जैसे ही वह सुबह उठा, फौरन अपने तोते के पास गया। तोता पहले से ठीक नजर आ रहा था।
फिर नाश्ता करके वह अपनी टोली से मिलने चला गया। रोज की तरह सब वहां मौजूद थे। तो आज क्या करना है? अमन ने उससे पूछा। कल की योजना को पूरा करेंगे। आज जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे वह खुसटमाली मिला था। शायद वह कोई चीज लाने पास के किसी नगर में गया है और यह एक अच्छा मौका हो सकता है हमारे लिए। हम ढेर सारे आम तोड़ सकते हैं और मैं कुछ आम अपनी मां को दे दूंगा और वह उसका अचार बना देंगी। अरे हां, सब एक स्वर में बोल पड़े। फिर देरी किस बात की है? चलो जल्दी। इतना कहकर उसकी टोली वहां के लिए रवाना हो गई। आज किसी से डरने की जरूरत नहीं, आराम से सब करेंगे। प्रतीक ने ऊपर पेड़ पर चढ़कर सबसे कहा और फिर आम तोड़ने लगा। वह काफी रसीले और मीठे लग रहे थे, पूरी तरह पके हुए। कुछ देर उसने नीचे के आम तोड़े, फिर ऊपर जाने लगा। ऊपर से उस नदी के बगल वाले मकान का दृश्य साफ नजर आ रहा था। बाग में कई फूल खिले हुए थे और आसपास काफी साफ सफाई थी। कुछ देर के लिए वह उसे निहारता ही रहा और मानो जैसे उसी में सांस गया हो। अचानक इन सबसे हटकर उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और आसपास की चीजों को देख रहा था। उसे वह काफी नया लगा। इससे पहले उसने कभी उसे नहीं देखा था। उसे देखकर उसका मन भारी हो गया। इतने में ही नीचे से उसके दोस्त रमेश ने उसे आवाज लगाई। इतना काफी है, नीचे उतर जाओ। धीरे धीरे वह नीचे उतरने लगा। सब काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन प्रतीक का मन ठीक नहीं था। उन सब ने कुछ आम चुने, उन्हें नदी के पानी में धोया और अपने अड्डे की ओर चलते बने। रास्ते भर बातें करते हुए वह उस लड़के के बारे में भूल गया और सबके साथ बातें करते हुए वापस लौटने लगा। उन्होंने आज भी काफी सारे आम खाए और कुछ रमेश अचार के लिए ले गया। शाम हुई, सभी लोग जाने लगे, पर प्रतीक कुछ देर वहीं बैठा रहा। अचानक उसे उस लड़के की याद हो आई। वह तुरंत उसी नदी किनारे भागते हुए चला गया और आम के पेड़ पर चढ़कर उसे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह वहां नहीं था। वह जा चुका था और जब कुछ देर इंतजार करने के बाद भी उसे वह नजर नहीं आया तो वह अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने तोते को देखा। वह चल फिर रहा था और आवाजें भी करने लगा था। आज इतनी देर कैसे हो गई? उसके पिता ने रोज की तरह पूछा। वह, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने पहले ही कहा था इसे हॉस्टल में डाल देते हैं। दिन भर ऐसे ही घूमता फिरता रहा तो कैसे चलेगा? अजी, बच्चा ही तो है, अभी ही तो घूमने फिरने की उम्र होती है, उसकी मां ने उसके संदर्भ में कहा। तुम्ही ने बिगाड़ रखा है। छोड़िए भी, जाओ बेटा जाकर पढ़ाई करो, उसकी मां ने उसकी ओर प्यार से देखकर कहा। पढ़ाई के दौरान भी वह उसी लड़के के बारे में सोचता ही रहा। कैसा होगा, क्या कर रहा होगा? इतने में ही अचानक से बिजली चली गई। ये बिजली वाले भी ना, पूरे दिन रहेगी नहीं लेकिन रात को ही काटना होता है इन्हें, उसकी मां ने मोमबत्ती जलाते हुए चिढ़कर कहा। प्रतीक बेटा, बाहर आ जाओ, आज यहीं खुले आसमान के बीच खाएंगे। उसकी मां ने आंगन में मोमबत्ती जलाई और खाना परोसने लगी। खाना खाकर सब सोने चले गए। सारे लोग बाहर खटिए पर ही सोया करते थे। उस रात आसमान काफी साफ था और तारे पूरे आसमान को रोशन कर रहे थे। चांद भी पूरा चमक रहा था और आसपास ठंडी हवा बह रही थी। उस लड़के के बारे में सोचते सोचते ही उसकी नींद लग गई। अगले दिन वह रोज के समय से पहले उठा और उससे मिलने की योजना बनाने लगा। बिना किसी को बताए वह सुबह सुबह ही नदी किनारे उससे मिलने चला गया। उसे लगा कि वह वहां जरूर होगा, लेकिन आज भी वह लड़का वहां नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन वह रोज सुबह जाता रहा, लेकिन उसे वह वहां नहीं मिला। एक दिन जब वह ऐसे ही नदी किनारे टहल रहा था तो उसने एक और बार कोशिश करने की सोची और यह सोचकर पेड़ पर चढ़ गया। उस दिन वह लड़का बगीचे में ही था और उसे वह दिख गया। जैसे ही उसने उसे देखा, तुरंत उसे आवाज लगाई। ज्यादा दूर न होने की वजह से उसने उसकी आवाज सुन ली और उसके पास आने लगा। प्रतीक पेड़ की एक टहनी पर बैठ गया जो उस बगीचे की ओर झुकी हुई थी। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कब से यहां पर हो? प्रतीक ने उससे बातें शुरू करते हुए सवाल पूछा। दरअसल मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता और यहीं रहता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? अनुज।
मैं प्रतीक, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वह उसे छू भी नहीं पाया। टहनी काफी ऊपर थी और वह बहुत नीचे। यह देखकर वह नीचे उतर गया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तो तुम किसके साथ रहते हो? मेरी मां के साथ। और तुम्हारे पिता? वह नहीं हैं। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो गए। प्रतीक ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर आखिर हुआ क्या था? अनुज थोड़ा घबराया और फिर धीमे आवाज में उससे बोलने लगा। यह बहुत पुरानी बात है। जब मैं छोटा था तो इसी आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ा था, लेकिन एक चूक की वजह से मैं गिर गया और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं अस्पताल में था और मेरी मां कहती है कि मैं अब और कभी नहीं चल पाऊंगा। और यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। प्रतीक उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। ऐसा मत सोचो, विश्वास रखो, तुम एक दिन जरूर चल पाओगे। काश कि ऐसा हो पाता। ऐसा जरूर होगा, उसने उसे विश्वास दिलाया। इतने में उसकी मां की आवाज आई। अनुज कहाँ हो? उसकी मां की आवाज सुन प्रतीक तुरंत दीवार से कूदकर बाहर निकल गया। यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस पेड़ों को देख रहा था। चलो, दोपहर के खाने का समय हो गया। प्रतीक भी घर लौट गया। लौटते वक्त उसे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। घर पहुंचकर उसकी नजर अपने तोते पर पड़ी। इतने में ही उसके पिता आ गए। ये लो, तुम्हारे तोते के लिए। पर इसकी क्या जरूरत है? उसने झिझकते हुए कहा। जरूरत है। तुम्हें नहीं पता ये कहां से आया है और कहां जाएगा। फिर बाद में जब ये उड़ जाएगा तो पछताते रहना। और इतना कहकर उसके पिता ने पिंजरा उसके सामने पटक दिया और चले गए। न चाहते हुए भी उसने अपने तोते को पिंजरे में बंद करना पड़ा। तोते को देख उसे अनुज की याद आ गई। वह भी शायद ऐसा ही महसूस करता होगा, एक कैदी की तरह जो स्वतंत्र होना चाहता है। उसने अपने आप से कहा। अगले दिन फिर सुबह जल्दी उठकर उसने अनुज से मिलने का सोचा और वह निकलने ही वाला होता है कि उसकी मां उसे रोक लेती है। आज राशन मिलने वाला है, इसलिए मैं पड़ोसियों के साथ जा रही हूं। तुम्हें अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना है। पर मुझे कुछ काम था। पर वर कुछ नहीं। देखो, तुम्हारे पिताजी काम पर गए हैं और राशन लेना भी जरूरी है। काम तो होते ही रहेंगे। और इतना कहकर उसकी मां पड़ोसी के घर चली गई। उधर अनुज आज फिर वहीं उसका इंतजार कर रहा था। एक दिन में ही दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उधर उसकी टोली भी उसका इंतजार कर रही थी। पर जब काफी देर हो गई और वह आया नहीं तो वे खुद उसके पास चले गए। मुझे लगता है वह घर पर नहीं होगा। सारे लोग रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। अरे तुम लोग यहां कैसे? अब अगर तुम ही ना हो तो भला हम अकेले क्या करें? अमन बोल पड़ा। उसकी नजर तोते पर पड़ी। तुमने इसे पिंजरे में क्यों बंद रखा है? वह पिताजी ने कहा कि यह उड़ जाएगा। वैसे तुम आए क्यों नहीं? मां को राशन लाने जाना पड़ा और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बहन की देखभाल करनी है। इसका मतलब आज तो तुम बिल्कुल भी खाली नहीं रहोगे। सही कहा तुमने। पर हम यहां भी साथ बातें कर सकते हैं। वैसे भी कई दिन हो गए हमें ऐसे मिले। और फिर सब उसके सामने बैठ गए और बातें शुरू हो गईं। कुछ ही घंटों में उसकी मां राशन लेकर लौट आई। अरे तुम सब यहां? उसकी मां ने सबकी ओर देखते हुए कहा। हां, हम बस मिलने आए थे, अमन ने उसकी मां को बताते हुए कहा। अब हमें चलना चाहिए। और इतना कहकर सब वहां से चले गए। उधर अनुज सुबह से उसके इंतजार में उसी जगह पर था। उसे लगा कि शायद अब वह नहीं आएगा और फिर वह खुद से ही बातें करने लगा। शायद वह नहीं आएगा, बहुत देर हो गई, मुझे अंदर जाना चाहिए वरना मां परेशान हो जाएंगी। और फिर वह वहां से जाने लगा। इतने में उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। रुको, क्या तुम जा रहे हो? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? वह मुझे कुछ काम आ गया था। और इतना कहकर वह पेड़ से उसके बगीचे में आ गया। बातें शुरू हुईं। प्रतीक ने अपने दोस्तों के बारे में बताया। यह सुनकर अनुज ने कहा, मेरे भी कई दोस्त थे, पर इस हादसे के बाद मां मुझे उनसे बिल्कुल मिलने नहीं देती। इसी दौरान उसकी नजर प्रतीक के उस ताबीज पर पड़ी।
प्रतीक ने यह भांप लिया और उससे पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद आया? बढ़िया है। उसकी बात सुन उसने अपना वह ताबीज अपने गले से उतारा और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, तुम यह ले सकते हो, पर हां यह जादुई है। और फिर दोनों हंस पड़े। नहीं, मैं कैसे ले सकता हूं? यह तो तुम्हारी है। अब तुम मेरे दोस्त हो तो यह दोस्ती का तोहफा समझ कर ले लो, अब और कुछ नहीं। और इतना कहकर उसने वह ताबीज उसके गले में पहना दी। पर हां याद रखना, यह जादुई है। तुम्हारी जो इच्छा होगी वह बोलकर देखना सच हो जाएगी। और इतना कहकर वह वहां से चला गया। कल फिर मिलते हैं। अनुज पूरी शाम उस ताबीज के बारे में सोचता रहा। उसका मन इधर से उधर भटकता रहा। क्या उसने सिर्फ मजाक में कहा था या वाकई ऐसा कुछ है? क्या बात है छोटे मालिक? उसे परेशान देखकर उसके माली ने पूछा। वही माली जो उस पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था। क्या तुम्हें पता है कि आखिर बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं? माली कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप वो आम का पेड़ देख रहे हैं? उसने आम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे बस इतना जानना है कि आखिर क्या है जो सब मुझसे छिपा रहे हैं। ठीक है, तो शायद आपको बता ही देना चाहिए। बचपन में आप अपने दोस्तों के साथ इसी आम के पेड़ पर चढ़े थे, लेकिन टहनी टूट जाने की वजह से गिर गए थे और आपके पैर में मोच आ गई थी। फिर जब आपको अस्पताल से लाया गया तो मालकिन ने बताया कि आप कभी नहीं चल पाएंगे और मुझे आपका खास ध्यान रखने को कहा और ऐसा किसी और के साथ न हो, इसलिए मुझे उस पेड़ से बच्चों को दूर रखने को कहा गया। तो क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अब मैं और कभी नहीं चल पाऊंगा? नहीं छोटे मालिक, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। और इतना कहकर अनुज वहां से जाने लगा। अपने कमरे में पहुंचकर उसने ताबीज को ध्यान से देखा और बिना ज्यादा सोचे उसने उसे देखकर कहा, मुझे चलना है। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मुझे भरोसा है। इतना कह वह अपनी व्हील चेयर से उठने की कोशिश करने लगा। लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन वह चल पा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह चल पा रहा है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर खुश होकर उस ताबीज का शुक्रिया अदा करने लगा। उसे भरोसा हो गया कि अब वह चल सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के बदौलत। लेकिन फिर वह वापस अपनी व्हील चेयर पर जाकर बैठ गया। वह सबसे पहले यह खबर प्रतीक को देना चाहता था। आखिर उसी ने तो उसकी जिंदगी बदली थी। अगले दिन रोज की तरह वह व्हील चेयर पर बैठा बगीचे में उसका इंतजार कर रहा था। तुम आ गए? अनुज ने उसकी ओर देखकर कहा। हां, आज ज्यादा कुछ काम नहीं था तो सोचा तुमसे मिल लूं। तुम ठीक तो हो ना? क्यों? नहीं, वह ऐसे ही, प्रतीक ने हिचकिचाते हुए कहा। ठीक हूं मैं, अनुज ने जवाब दिया। और फिर रोज की तरह प्रतीक पेड़ से उतरकर बगीचे में आ गया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे सामने खड़ा देख अनुज को उसे सब बताने की चाह हुई और अचानक से वह खड़ा हो गया। प्रतीक यह देख हैरान था। ये कैसे? उसने घबराहट में कहा। तुम्हारी बदौलत। और इतना कह उसने उसे गले से लगा लिया। दोनों की ही आंखों में खुशी के आंसू थे। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। 1. प्रकृति और जीवन का आदर करें। कहानी में प्रतीक और उसकी टोली का आम के पेड़ से आम तोड़ना और प्रकृति के साथ समय बिताना यह सिखाता है कि हमें प्रकृति के करीब रहकर उससे जुड़ना चाहिए। साथ ही माली की कठोरता इस ओर इशारा करती है कि प्रकृति किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि यह सबकी साझा धरोहर है। हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। 2. मित्रता और सहयोग। प्रतीक और उसके दोस्तों की टीम वर्क और एक दूसरे की मदद करने की भावना सिखाती है कि जीवन में सच्चे दोस्तों का महत्व क्या है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। 3. समझदारी और धैर्य। प्रतीक की समझदारी, माली के आने पर सावधानी बरतना और अपने दोस्तों के प्रति उसकी जिम्मेदारी।
हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का सामना धैर्य और सोच समझ के साथ करना चाहिए। 4. अनजान चीजों के प्रति जिज्ञासा और जिम्मेदारी। ताबीज का मिलना और घायल तोते की देखभाल यह सिखाती है कि अनजान चीजों को अपनाने से पहले उनकी सच्चाई जानना जरूरी है। साथ ही जो भी हमारे पास आता है उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। 5. सहानुभूति और संवेदनशीलता। प्रतीक का व्हील चेयर पर बैठे लड़के को देखकर भावुक होना सिखाता है कि हमें दूसरों की पीड़ा को समझना और उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। यह हमें मानवीयता और करुणा का संदेश देता है। 6. जीवन में सीखने की प्रक्रिया। कहानी यह भी बताती है कि बचपन में की गई शरारतें और अनुभव हमें जीवन के बड़े सबक सिखाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें जीवन में प्रेम, मित्रता, सहयोग, प्रकृति के प्रति आदर और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का महत्व सिखाती है। साथ ही यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, जो हमें परिपक्व और समझदार बनाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि यह दास्तान आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए सुनो दास्तान। धन्यवाद।